हेलो, उदय गिना इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी एनएम बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आपकी 2 क्लास हो चुकी है और ये तीसरी क्लास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो अब तक मैंने लगभग फर्स्ट में 50 बनाया था, सेकेंड में 50, अब ये फिर 50 का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लगभग इसमें 200 से ऊपर क्वेश्चन आपको बताएंगे जो पिछली कक्षाओं में यानी पिछली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके उसके अंदर पूछे जा चुके हैं और उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसी को मैंने रखा है और मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है उसको भी मैंने इन्वॉल्व किया है। तो बेसिकली फंडामेंटल की 4 क्लासेज होंगी और 4 क्लासों में आपका केवल MCQ क्वेश्चन ही होगा जो पिछली कक्षा एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी PQI बोले हैं, प्रीवियसली ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं, और प्लस मैंने कुछ क्वेश्चन अपने आप भी बनाया है, उसके बिहेव पर मैंने क्वेश्चन को दिया है। तो आज की क्लास जो 3rd क्लास है जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि शारीरिक भाषा में सम्मिलित होता है, शारीरिक भाषा में सम्मिलित होता है, उसका कहने के मतलब मुखी भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन, इंगित या मुद्रासन, गेस्चर एंड पोस्चर, शारीरिक गतिविधियां, बॉडी मोमेंटम या उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिए शारीरिक भाषा के क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है एक शरीर का ही एक पार्ट है, और इंगित या मुद्री आसन मतलब गेस्चर पोस्चर शरीर का एक तरीका होता है चलने का, उठने का, बैठने का, उसको गेस्चर पोस्चर बोलते हैं। तो ये भी शरीर का पार्ट होता है। और शारीरिक गतिविधियां ने बॉडी मोमेंटम होता है, ये भी एक शरीर का पार्ट है। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों चीज़ें शारीरिक भाषा में ही सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट, अब्राहम मैस्लो थे एक प्रसिद्ध, अब्राहम मैस्लो जो थे एक प्रसिद्ध क्या थे, कायिक चिकित्सक थे, मनोवैज्ञानविद थे, या शल्य चिकित्सक थे, या शिशु रोग विशेषज्ञ थे। तो अब्राहम मैस्लो किस लिए प्रसिद्ध थे, तो उसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे यानी मनोविज्ञानविद थे, मनोविज्ञानविद थे अब्राहम मैस्लो। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पिछले पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है अंडाणु, शुक्राणु, कोशिका या ऊतक। तो ध्यान दीजिए शरीर की जब सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको हम कोशिका बोलते हैं अर्थात सेल बोलते हैं। तो 3rd इज करेक्ट आंसर है और लगभग हमको लग रहा है कि सब लोग इसको जानते रहे होंगे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक प्राथमिक इकाई यानी फंक्शनल बेसिक यूनिट को कहते हैं स्नायु यानी न्यूरॉन, स्तवकयुक्त न्यूफ्रॉन, खंड लोब्यूल या इनमें से कोई नहीं है। चौथा का जो राइट आंसर है आपका तंत्रिका तंत्र, शरीर की तंत्रिका तंत्र, इसका तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक प्राथमिक इकाई जो होती है, इसका जो राइट आंसर है आपका उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। स्नायु यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का द्रवी भाग कहलाता है, रक्त का द्रवी भाग क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन यानी रक्तवर्णिका, प्लाज्मा, रक्तोदक या लिम्फ, लसिका या CSF। तो इसका जो राइट आंसर है 4th, ये 5 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए गलत लिख दिया गया है, ये आपका 5 है। रक्त द्रवी भाग जो होता कहलाता है आपका रक्तवर्णिका, रक्तवर्णिका, ध्यान दीजिएगा ये आपका 5th क्वेश्चन था, इसको हम 0 कर ले रहे हैं। 5th क्वेश्चन था इसका। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 0 का राइट आंसर है
उसको कहते हैं हम रक्तवोधक यानी प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका नर्मिंग प्रेजेंट करने से समय गलत हो गया था, तो उसका नंबरिंग गलत हो गया, तो वो आपको चाहिए था 5 स्टेज में, ये 6 है तो चेंज हो गया है, तो यही चलने दीजिए। परिचर्या, परिचर्या सहायक नर्सिंग असिस्टेंट में कौन सा गुण होता है? तदभुनिति, विश्वास पात्रता, आधारपूर्णता, उपरोक्त सभी। तो एक नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर ये तीनों गुण होना चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 4th इज करेक्ट आंसर। देखिए आपको क्वेश्चन इजी भले लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे हैं जो इजी क्वेश्चन ही आपसे छूट जाते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी से इजी क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सी गलती करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए हर चीज़ को एक सोच समझ करके क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, शरीर का भार यानी बॉडी वेट कम करने वाले संतुलित आहार में नहीं चाहिए? दूध और अंडा, अधिक मिठाइयाँ, नमकीन भोज्य पदार्थ, या मांस और दालें, या उपरोक्त में से सभी। तो उसमें से आपका जो राइट आंसर है, अगर शरीर का भार कम करने वाले संतुलित आहार में आपका कभी अधिक मिठाई न खाइए यानी नमकीन भोज्य पदार्थ खाइए। ये चीज़ क्या होता है, फैट को इंक्रीज करते हैं, अर्थात बॉडी के वेट को बढ़ाएंगे। और दूध अंडा खा सकते हैं, मांस और दालें खा सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता। तो यही ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, इसको सेवन नहीं करना चाहिए। यानी 6 का राइट आंसर क्या है? दूसरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी आपका गलत लग गया है, ये है आपका 6। निम्न में से कौन सा रोगी के अभिलेख यानी रिकॉर्ड से संबंधित नहीं होता है? रोगी के रिकॉर्ड से कौन सा ऐसा टर्म है जो संबंधित नहीं होता है? प्रवेश पत्रावली यानी एडमिशन सीट, रेखांकित पत्रावली, ग्राफिक सीट, परिचर्या टिप्पणी एवं प्रवाह पत्रिका, फ्लो सीट, और राशन कार्ड। यानी चौथे क्या है? राशन कार्ड। तो इसमें से कौन सा चीज़ जो होती है नहीं होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, किसी रोगी के रिकॉर्ड के अंदर राशन कार्ड का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th होगा। राइट आंसर क्या होगा? 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब्राहम मैस्लो के अनुसार मनुष्य की सर्वोच्चतम एवं अंतिम आवश्यकता होती है प्यार, आत्मसम्मान, आत्मवास्तवीकरण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि एक अब्राहम मैस्लो ने मनोवैज्ञानिक मनोशास्त्र के ये वैज्ञानिक थे, जो अब्राहम मैस्लो ने बताया कि एक मनुष्य का सर्वोच्चतम और अंतिम जो आवश्यकता होती है वो प्यार होता है, या आत्मसम्मान होता है, या आत्मवास्तवीकरण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना जरूरी होता है, यानी कि आत्मवास्तवीकरण होना जरूरी है, अर्थात आपका 3rd इज करेक्ट आंसर। 8वां, कौन सा कार्य वृद्ध व्यक्तियों को तंग करने की सीमा के अंदर आता है? कौन सा जो कार्य जो होता है वृद्ध व्यक्तियों के तंग करने के सीमा के अंतर्गत आता है? तंग क्यों कहते हैं? एब्यूज करना, तो नोचना, आलोचना करना, ताले में बंद कर देना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए आपका नोचना, एक वृद्ध व्यक्ति को नोचना एक गलत एब्यूज होता है। आलोचना करना सिटीजन का किसी, ये भी एब्यूज माना जाता है। और ताले में बंद करना, लॉक इन द क्लोसेस्ट, ये भी आपका एब्यूज में आता है। तो इसमें से ये तीनों पॉइंट एब्यूज हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त रिट्रेनमेंट के से प्राय व्यक्ति की आय कम हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, या रिटायरमेंट भी बोलते हैं इसको, या रोग लग जाते हैं, या शरीर का बल बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आय
कम हो जाती है। शरीर दुर्बल हो जाना अलग बात है। वो कभी सेवानिवृत्त से या रिटायरमेंट होने के साथ व्यक्ति की शरीर का दुर्बल वृद्ध होगा तो दुर्बल तो होना ही है, रोग अगर होता है तो होना ही है, शरीर का बल बढ़ जाता है, ये गलत बात है, तो होगा ही नहीं। तो दो चीज़ें तो पॉसिबल होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेसिकली सेवानिवृत्त का मतलब होता है पेमेंट से रिलेटेड होता है, इनकम से रिलेटेड होता है, तो उसकी इनकम कम हो जाती है। इसके लिए राइट आंसर क्या है? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका आई 10, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका नंबरिंग गलत हो गई है। शरणाई वाले बाथरूम को प्रतिदिन साफ करने में सफाई नहीं की जाती है, प्रतिदिन साफ करने में सफाई नहीं की जाती है, तो गीले पोछे से फर्श की गीले पोछे से फर्श की स्नायु चटाई यानी मैट, कूड़ादान, वास्ट बकेट, धोबी खाने की टोकरी एंड लॉन्ड्री हैम्पर आदि, या स्नानगृह की दीवारों की, स्नानगृह के दरवाजों की, तो प्रतिदिन सफाई नहीं की जाती है। तो उसका जो राइट आंसर है श्याम चटाई, कूड़ादान या धोबी खाने की टोकरी को आप प्रतिदिन सफाई नहीं करते हैं स्नानगृह में। नेक्स्ट, शीर्ष नाड़ी ज्ञात करने के लिए वक्ष श्रायक के वक्ष भाग को रखना चाहिए बाएं चुचुक के नीचे, उपरोक्त में से 9.5 सेंटीमीटर से दूरी बाएं की ओर, एक या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वां का जो राइट आंसर है वो है आपका पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर है, यानी दोनों होना जरूरी है, अर्थात 10 का राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है? अवांछनीय या अनअट्रैक्टिव, अनडिजायरेबल एंड अनअट्रैक्टिव होने की भावना का आकर्षक, अवसाद का, डिप्रेशन से कहते हैं, एंगर गुस्सा का, उपयुक्त सभी का। तो विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है? तो अगर व्यक्ति विकलांग है तो उन्हें अनडिजायरेबल या अनअट्रैक्टिव की भावना का अनावश्यक होता है, अवसाद भी होता है, गुस्सा भी आता है, इसलिए ये तीनों प्रक्रिया होती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ करेक्ट आंसर। कौन सा कार्य करना उचित होता है? रसोई का सतहों को जब भी आवश्यक हो साफ कर लें, खाने के बर्तनों को ठंडे पानी में धोएं, खाने के बर्तनों को धोने वाले पात्र में कोई भी अपमार्जक प्रयोग न करें, उपरोक्त सभी उचित। तो एक इसका देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है कि कौन सा कार्य करना उचित होता है, तो रसोई की सतहों को जब भी आवश्यक हो तो साफ कर देना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। और खाने के बर्तनों को ठंडे पानी से तो नहीं, गर्म पानी से धो तो और बेटर है, और प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कौन सा कार्य गंध को कम या रोकता नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो गंध होती है उसको कम नहीं करता है, न उसे रोकता नहीं है? तो बिस्तर पात्रों का तुरंत खाली करना, कमरे में ताजे फूल रखना, गंधनाशक को कमरे में प्रयोग करना, या अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का अभ्यास करना। तो आपका 13 का जो राइट आंसर है, 13 का जो राइट आंसर है वो आपका है कमरे में ताजे फूल रखना। कमरे में ताजे अगर फूल रखा हो तो गंध को कम या रुकता नहीं है, हमेशा ताजा अगर फूल है तो हमेशा उसकी गंध बराबर बनी रहती है। तो आपका सेकेंड इज राइट आंसर है। बिस्तर के ऊपर की मेज का उपयोग नहीं करते हैं, बिस्तर के ऊपर की मेज का उपयोग नहीं करते हैं, खाने के लिए, कार्य करने के लिए आधारित सतह के रूप में, दाढ़ी बनाने का सामान रखने के लिए, मूत्र इकट्ठा करने के लिए। तो आपका 14 का जो राइट आंसर है
वो है आपका उपयोग नहीं करते हैं। बेसिकली मूत्र को इकट्ठा करने के लिए ये नहीं किया जाता है और भले काम कर सकते हैं आप। मुखी स्वच्छता किस प्रकार की देखभाल का भाग होता है? खाने के बाद की देखभाल, प्रातःकालीन देखभाल, सोते समय की देखभाल या सायंकालीन देखभाल। तो मुखी स्वच्छता ओरल हाइजेनिक किस प्रकार की देखभाल का भाग होता है? तो आपका 15 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका खाने के बाद, आफ्टर लंच की देखभाल को कहते हैं ओरल हाइजेनिक्स। ओरल हाइजेनिक, खाने के बाद ओरल हाइजेनिक कहते हैं। 15 का आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा स्नान करने का उद्देश्य नहीं होता है? कौन सा स्नान करने का उद्देश्य नहीं होता है? त्वचा के सूखेपन को बढ़ाना, शरीर के भागों का व्यायाम करना, परिसंचरण को बढ़ाना, रोगी को ताजगी एवं आराम प्रदान करना। तो उसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है स्किन को सूखेपन को बढ़ाना। वह स्नान करने के उद्देश्य नहीं होता है, सॉरी। नेक्स्ट, पूर्ण बिस्तर स्नान, कंप्लीट बेड बाथ के लिए स्नान के पानी का ताप होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पूर्ण बिस्तर स्नान के लिए स्नान के पानी का जो टेम्परेचर है वो आपका, ध्यान दीजिएगा, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यानी किसका क्या है? सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिस्तर पात्र यानी बेड पैन को लगाने के लिए सर्वोत्तम अवस्था होती है उत्थान अवस्था, पाउलर्स अवस्था, अधोमुखी अवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उसको कहते हैं फाउलर्स अवस्था। फाउलर्स अवस्था सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शर्करा को एसीटोन को मूत्र में ज्ञात करने के लिए उत्तम निर्देश आइडियल सैंपल होता है। दैनिक मूत्र निर्देश रूटीन आइडियल सैंपल लें, प्रातःकालीन निर्देश मॉर्निंग सैंपल लें, ताज़ा मूत्र निर्देश फ्रेश यूरिन सैंपल लें, 24 घंटे का निर्देश 24 आवर्स ऑफ यूरिन सैंपल लें। तो उसका जो राइट आंसर है आपका सैंपलिंग का वो होता है आपका ताज़ा मूत्र निर्देश यानी कि फ्रेश यूरिन सैंपल लेना चाहिए आपका। तो 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूत्र में शर्करा और एसीटोन का परीक्षण किया जाता है सोते समय, खाने के 30 मिनट बाद और सोते समय, खाने के 30 मिनट पहले और सोते समय या उपरोक्त सभी। तो राइट इसका जो आंसर है वो होता है खाने के 30 मिनट पहले और सोते समय। तो आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है 19 का। नेक्स्ट, शारीरिक ताप बॉडी टेम्परेचर को इलेक्ट्रॉनिक तापमापी थर्मोमीटर से नाप देता है 2 से 60 सेकेंड में, 2 से 3 मिनट में, 6 से 7 मिनट में, 4 से 5 मिनट में। तो 20 का जो राइट आंसर है, 20 का जो राइट आंसर है वह 2 से 60 सेकेंड में माप देता है, 2 से 60 सेकेंड में माप देता है, 2 से 60 सेकेंड के अंदर ये माप देता है। और इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्वसन यानी रिस्पायरेशन की गिनती प्रायः की जाती है तापमान ज्ञात करने के लिए, नाड़ी ज्ञात करने के लिए, नाड़ी ज्ञात करने से पहले, करने के बाद, या नाड़ी ज्ञात करने से पहले या रक्तचाप लेने के बाद। तो 21 का राइट आंसर है, 21 का जो राइट आंसर है वो आपका नाड़ी ज्ञात करने के बाद काउंटिंग चालू की जाती है, कि गिनती प्रायः की जाती है नाड़ी ज्ञात करने के बाद।
गुदवस्ती नली यानी इलीमा ट्यूब को गुदा यानी अनस के अंदर कितना प्रवेश किया जाता है? 6 से 8 इंच, 5 से 7 इंच, 2 से 4 इंच या 1 इंच केवल। तो 22 का जो राइट आंसर है, 22 का जो राइट आंसर है आपका, 22 का जो राइट आंसर है वो 5 से 7 इंच होता है। 5 से 7 इंच होता है। गुदवस्ती नली को गुदा के अंदर कितना प्रवेश किया जाता है? 5 से 7 इंच। नेक्स्ट, स्थानीय ऊष्मा प्रयोग यानी लोकल हीट एप्लीकेशन से जटिलताओं का सबसे अधिक भय किस व्यक्ति को होता है? सबसे अधिक भय किस व्यक्ति को होता है? 13 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति को, 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति में या नवजात शिशु में? तो सबसे ज़्यादा भय जो होता है वो 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति को, यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नहीं 10 नहीं, वृद्ध व्यक्ति। गलत ये आंसर है आपका, बता दिए हैं। उसका राइट आंसर है वृद्ध व्यक्ति में ज़्यादा भय रहता है। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परित्राता के अकेला होने पर सीपीआर करते समय, परित्राता के अकेला होने पर सीपीआर करते समय उसे प्रत्येक 15 संपीड़नों यानी कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देनी चाहिए या 1 मिनट बाद नाड़ी को देखना चाहिए, गिनती जोर से बोलकर करनी चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य को करने चाहिए। तो जो राइट आंसर है उसका आंसर रहता है उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए, सब कुछ आपको देखना चाहिए उसका। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ इज करेक्ट आंसर। धमनी से होने वाला रक्तस्राव फव्वारे के रूप में होता है, देखा नहीं जा सकता, काले रंग का होता है, घाव से होता है। तो धमनी से होने वाला रक्तस्राव आपका, उसका राइट आंसर होता है फव्वारे के रूप में होता है। धमनी से जब भी रक्तस्राव होता है तो फव्वारे की तरह दिखता है। नेक्स्ट, रोगी के अभिलेखों यानी रिकॉर्डों के बारे में कौन सा कथन सत्य होता है? अभिलेख परिचायिका द्वारा बनाए जाते हैं। अभिलेख रोगी के बारे में आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं। चिकित्सालय का कोई भी कर्मचारी इन्हें देख सकता है या बोथ, दोनों सही है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेख परिचायिका द्वारा बनाए जाते हैं और अभिलेख रोगी के बारे में आवश्यक सूचना देते हैं। तो इसका जो बोथ का मतलब है आपका पहला कामा दूसरा दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए चौथा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रोगी की सूचनाओं की तीव्रता से प्राप्त करने का साधन होता है अभिलेख पत्र, टीकाकरण प्रपत्र, कार्डेक्स या पहचान पत्र। तो रोगी की सूचनाओं को तीव्रता से प्रदान करने का जो साधन होता है वो कौन सा होता है आपका? तो सबसे आसान तरीका है रोगी का पहचान करने का तरीका, जो सबसे फास्ट तरीका देखा जाए तो उसका सबसे फास्ट तरीका होता है रोगी को कार्डेक्स को देख करके, कार्डेक्स को देख करके। राइट आंसर इसका क्या होता है? थर्ड 27 का थर्ड राइट आंसर है। त्वचा की बाहरी परत को कहते हैं, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की बाहरी परत को त्वचा कहते हैं या खाल कहते हैं, उप त्वचा कहते हैं या आवरण कहते हैं। तो इंटीग्रेनमेंट कहते हैं या डर्मिक कहते हैं, इपीडर्मिक कहते हैं या सेथल्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं उप त्वचा कहते हैं, इपीडर्मिक। त्वचा की बाहरी परत को इपीडर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर में गति प्रदान करने वाली संरचना होती है हड्डी, संधि, श्लेष्मा या कंडरा। तो गति कौन प्रदान करता है आपका? शरीर के अंदर गति प्रदान करने वाला कौन सा पार्ट होता है आपका? तो जो गति प्रदान करता है उसको हम ज्वाइंट कहते हैं, अर्थात संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बूढ़े रोगी की चिकित्सा के लिए चिकित्सक द्वारा रोगी को द्रव की मात्रा बढ़ाने का आदेश मिलने पर आप क्या करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बेसिकली। अधिकतम द्रव शाम काल 5 बजे से पहले देंगे। रोगी को अधिकतम पानी देंगे। मूत्राशय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। अंदर रहने वाले मूत्र निष्कार नली में डालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है उसका अधिकतम द्रव सायंकाल 5 बजे से पहले देना चाहिए, यानी कि 13 का राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, अधिक आयु के बूढ़े लोगों को शुष्क भोजन ड्राई फूड करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें लार में कमी आती है। इसमें दांत या ढीले कृत्रिम दांत टूट जाते हैं। पाचक रसों की मात्रा में कमी आती है। क्रमांकुंचन गति धीमी पड़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो होता है, इसमें लार यानी सलाइवा की कमी होती है। ड्राई फूड जो होते हैं सलाइवा नहीं होता है, इसलिए उनको निगलने में पचाने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। रोगाणुओं की वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है ठंडा और प्रकाशमयी, गर्म और अंधकारमयी, ठंडा और अंधकारमयी, गर्म और प्रकाशमयी। तो 32 का जो राइट आंसर है, 32 का जो राइट आंसर है उसको वार्म एंड डार्क बोलते हैं, अर्थात गर्म और अंधकारमयी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्य दांतों को साफ करने में आराम और सुरक्षा को उन्नत नहीं बनाता है। आराम और सुरक्षा को उन्नत नहीं बनाता है। खाने के बाद बिस्तर पात्र प्रदान करना, रोगी को बैठने में सहायता करना, व्यक्ति को यह कहना कि आपकी वापसी शीघ्र होगी, या आगंतुक को कक्ष छोड़ने को कहना। तो ध्यान दीजिएगा, 33 का जो राइट आंसर है उसमें आपका व्यक्ति को यह कहना कि आपकी वापसी शीघ्र होगी, ये चीज़ें आपको नहीं कहना चाहिए किसी भी कार्य। आंतों को साफ करने में, आंतों को साफ करने में आराम और सुरक्षा को उन्नत नहीं बनाता है। व्यक्ति को यह कहना कि आपकी वापसी शीघ्र होगी, ये शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। HS का मतलब क्या होता है मेडिकल लाइन में? HS का क्या मतलब होता है आपके? सोते समय, एट द बेड टाइम, हर घंटे, एवरी आवर्स, 8 घंटे में, एवरी 8 आवर्स, 80 दिन में 2 बार। तो 34 का जो राइट आंसर है, ये मेडिकल लाइन्स के टर्म है, तो 34 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं सोते समय, एट द बेड टाइम्स। HS का मतलब होता है एट द बेड टाइम। नीचे अगला, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर के अंतर्गत जो मिलीमीटर की संख्या होती है वह होती है 1000 मिली लीटर होता है। नेक्स्ट, शारीरिक और शारीरिक यांत्रिक यानी बॉडी मैकेनिक्स के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है संतुलन, अच्छी शारीरिक मुद्रा यानी कि गुड बॉडी पोस्चर, शरीर की छोटी पेशियां स्मॉल मसल्स, शरीर की बड़ी पेशियां लार्ज मसल्स, शारीरिक यांत्रिक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। तो उसका जो राइट आंसर है आपका वो होता है आपकी शरीर की छोटी पेशियां स्मॉल मसल सम्मिलित नहीं होता है। तो 36 का राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य करने से ध्वनि नियंत्रित नहीं हो सकती? कौन ऐसा काम है जिससे आप करोगे तो ध्वनि को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? यानी प्लास्टिक के सामानों का उपयोग करने से, बर्तनों को सावधानी प्रयोग करने से, धीमे और मृदुता पूर्वक बोलने से, अन्यों के साथ रास्ते में बातचीत करके। तो इसका राइट आंसर है चौथा, ध्वनि नहीं हो सकती अन्यों के साथ बातचीत करके। अन्य के साथ बातचीत करने से
ध्वनि नियंत्रित नहीं हो सकती। मुद्दा रहेंगे तभी है, सावधानी पूर्वक बर्तन यूज करेंगे तभी नहीं होगी, प्लास्टिक के सामान यूज करेंगे तभी नहीं होगी। तो कब होती है नियंत्रित नहीं होती है? जब आप अन्यों के साथ रास्ते में बातचीत करते हैं तो उसमें साउंड तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, स्नान करने से दूर नहीं होते हैं शरीर के रोगाणु, शरीर की दुर्गंध, शरीर से पसीना, शरीर की धूल। तो स्नान करने से ध्यान दीजिएगा, शरीर के रोगाणु कभी भी दूर नहीं होते हैं, शरीर के रोगाणु कभी दूर नहीं होते हैं। दुर्गंध खत्म हो सकती है, पसीना खत्म हो सकता है, धूल खत्म हो सकते हैं, लेकिन रोगाणु स्नान करने से दूर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मूत्र निस्सार नली लगे रोगी के लिए कौन सा वाक्य असत्य है? सुनिश्चित करें कि मूत्र नली कहीं पर मुड़ी तो नहीं हो। निकास थैली को मूत्राशय स्तर से ऊंचा रखना चाहिए। निकास थैली को मूत्राशय से नीचे रखें। कैथलर को टेप की सहायता से रोगी की जांघ की भीतरी सतह पर चिपका दें। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, उसका होता है निकास नली को मूत्राशय के स्तर से ऊपर नहीं रखना चाहिए, स्तर से ऊंचा रखना चाहिए। तो ये बात नहीं होना चाहिए, यही बात सत्य है। ये असत्य पूछा है तो यही बात क्या है? असत्य है। नीचे रखो, ऊपर नहीं रखना चाहिए। आगे, स्थानीय उष्मा यानी कि लोकल हीट की जटिलता का असत्य उदाहरण क्या है? त्वचा का लाल हो जाना, फफोले पड़ना, त्वचा का गीला पड़ना और दाह। तो 40 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं आपका त्वचा का नीला पड़ना। त्वचा नीला पड़ जाता है, गलत बात है। फफोले पड़ जाएंगे, लाल हो जाएगी त्वचा और दाह और बर्न टाइप हो जाएगी, नहीं त्वचा का नीला नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? आपका यही असत्य है। तो 40 का राइट आंसर क्या है? थर्ड। नेक्स्ट, नम ठंडी पट्टी यानी मोस्ट कोल्ड कंप्रेस को बिना प्रयोग के नहीं छोड़ना चाहिए। 10 मिनट से अधिक समय तक, 20 मिनट से अधिक समय तक, 1 घंटे से अधिक समय तक या 2 घंटे से अधिक समय तक। तो राइट आंसर का आंसर क्या है कि 20 मिनट से अधिक समय तक कभी भी नम ठंडी पट्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, किसी बड़े पात्र को गर्म पानी भरकर दोनों पैर को टखन तक डुबोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कट स्नान, पाद स्नान, जलमग्नता या गर्म पट्टी। तो 42 का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं जलमग्नता, शॉक कहते हैं। जो बड़े पात्र में गर्म पानी को भरकर दोनों पैरों के टखन तक डुबोने की प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं जलमग्नता यानी शॉक कहते हैं। यानी 42 का तीसरा सही है। रोगी को ऑक्सीजन यानी O2 देने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है नासा निस्सार नली, ऑक्सीजन तंबू, नासा नाल सलाका या चेहरावर यानी फेस मास्क। तो रोगी को ऑक्सीजन देने के लिए सबसे अधिक उपयोग में जो लाई जाती है उसको कहते हैं हम लोग नासा साल सलाका यानी थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, योनि प्रक्षालय और वर्जिनल इरिगेशन करते समय परिचारिका नर्स को नहीं करना चाहिए। द्रव पात्र को योनि स्तर से 18 इंच से 24 इंच तक ऊपर लटकाना। फब्बारे को टूटे या चटके होने की जांच करना। प्रलाक्षण द्रव इरिगेशन फ्लूइड को शारीरिक ताप या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना। प्रक्रिया से पहले रोगी को मूत्र त्याग कराना। तो कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए नर्स को? तो उसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, द्रव पात्र को योनि स्तर से 18 इंच से 24 इंच ऊपर लटकाना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो ये फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो
त्राताओं यानी रिसिक्योर द्वारा CPR दिए जाने पर श्वास यानी कि वेंटिलेशन दी जानी चाहिए प्रत्येक 15 संपीड़नों के बाद, प्रत्येक 5वें संपीड़न के बाद, प्रत्येक संपीड़न के बाद, रोगी को होश आने के बाद। तो 45 का जो राइट आंसर है उसका है प्रत्येक 5वें संपीड़न के बाद CPR देने जाना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी के अभिलेखों यानी रिकॉर्डों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अभिलेखों से रोगी की सूचना को प्राप्त करना। अभिलेख रोगी की बीमारी चिकित्सा परिणाम का लिखित परिणाम होते हैं। स्वास्थ्य दल द्वारा रोगी का प्रदान किए गए देखभाल का लिखित प्रमाण होता है। चिकित्सक को इन्हीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर कि चिकित्सक को इन्हें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कथन गलत है, देखनी पड़ती है। ये रिकॉर्ड कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है और कथन जो है सत्य है आप कहें तो रिकॉर्ड तो देखनी पड़ेगी, नहीं देखते हैं तो बात गलत है। तो 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अवरोधित वायु मार्ग होने पर राहत पहुंचाने के लिए हिमलिच हस्त कौशल के लिए क्या असत्य है? हताहत खड़ी हुई, बैठी हुई या लेटी हुई मुद्रा में हो सकता है। एक हाथ की मुट्ठी बनाते हैं। उरस्थिक के निचले सिरे पर अंदर और ऊपर की ओर दबाया जाता है। हाथों को कमर और उरस्थिक के निचले सिरे के बीच रखते हैं। तो 47 का जो राइट आंसर है 47 का राइट आंसर है थर्ड्स, उरस्थिक के निचले सिरे पर अंदर और ऊपर की ओर दबाया जाता है। तो राइट आंसर इसका थर्ड है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के सर्वोत्तम कार्य पूरे होते हैं अनुमस्तिष्क प्रांतस्था में, प्रमस्तिष्क प्रांतस्था में, प्रमस्तिष्क अंतस्था में या सुषुम्नाप्रिय तंत्रिका स्पाइनल नर्वस में, सेरेब्रल मेडुला में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेबेलर कॉर्टेक्स में। तो 48 का जो राइट आंसर है 48 का जो राइट आंसर है प्रमस्तिष्की प्रांतस्था में यानी कि सेरेबेलम कॉर्टेक्स में होना चाहिए, पूरे होते हैं। तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। सुनने के अतिरिक्त कान का दूसरा कार्य क्या होता है? शारीरिक संतुलन बनाना, पाचन बनाना, अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करना, ताप पर नियंत्रण करना। तो ध्यान दें, सुनने के अतिरिक्त कान का दूसरा जो कार्य होता है संतुलन बनाना। क्या करना? संतुलन बनाना। तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और इसका लास्ट क्वेश्चन, शीर्ष नाड़ी एवं बहिर्दकोष्ठी नाड़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष नाड़ी दाब रेडियल पल्स से अधिक हो सकता है। दोनों स्थानों पर नाड़ी दाब बराबर होता है। रेडियल पल्स एम्पिकल पल्स से अधिक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर है उसे कहते हैं आपका शीर्ष नाड़ी दाब यानी कि एपिक पल्स प्रेशर रेडिकल पल्स से क्या होता है? अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज करेक्ट। इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट और जो मैं 50 या 60 क्वेश्चन है कल मैं बताऊंगा। और यह वीडियो आपको प्रॉपरली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, उस पर आप जाइए और प्रॉपर देखिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपस में डाला गया है, जिसमें आपको लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपके 4 से 5 वीडियो मिला करके। और 5 वीडियो है तो मतलब 250 क्वेश्चन आपका होगा इसमें। तो जाइए और प्रॉपर देखिए। बाय, थैंक यू, गुड नाइट्स।